तो लास्ट टॉपिक हम बात कर रहे थे कल सर्किट एलिमेंट में। पहला एलिमेंट है हमारा रजिस्टर। अब ये सर्किट एलिमेंट में अगर हमारा कोई रजिस्टर लगा होता है तो उस केस में क्या क्या हमारे फॉर्मूले निकलते हैं और क्या उसके अक्रॉस हमारी पावर डेवलप होती है रजिस्टर के अक्रॉस और कितना वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो वो सारे फॉर्मूला हम इस रजिस्टर के अक्रॉस देखते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि एक कोई रजिस्टर है, ये रजिस्टर हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। एक वायर लिया, इस वायर को हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज सोर्स का मतलब है हमारी बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, और ये हमारा रजिस्टर आर है। तो इसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी आई, इसमें क्या है, हमारी कोई करंट आई फ्लो हो रही है। ये मान लेते हैं प्लस है, ये नेगेटिव है, बैटरी का टर्मिनल। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके रजिस्टर के अक्रॉस हमारी पावर क्या होगी, तो पावर आप कैसे निकालोगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, पावर का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई। तो बी आई, अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देखें तो वो कितना वोल्टेज होगा हमारा, तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर दोगे, वोल्टेज निकाल लोगे इस रजिस्टर के क्रॉस, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी की जगह पे आई, आर पुट करो, और आई की जगह पे आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से पावर क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी हमारी डेसिपेट होती है, तो पावर हमारी निकलती है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पहला दूसरा फॉर्मूला। अब आपसे ये कहा जाए कि इसके क्रॉस एनर्जी कितनी हो निकलेगी, तो एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है पावर का, सॉरी एनर्जी का, कि अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो अगर हम क्या करें, उस एनर्जी पावर को हम इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है, तो वहाँ से हमारा निकल के आ जाता है एनर्जी। जैसे हमने मान लिया कि पावर है 0 से t, हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया और p dt। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तब भी हमारा क्या निकल के आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है एनर्जी। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, यहाँ पे क्या है, पावर की वैल्यू आप पुट कर दो पहले 0 से t, और पावर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर डी टी। यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हम जानते हैं ये हमारा कांस्टेंट है आई स्क्वायर आर, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट होके, ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा हमारा t। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। अब इसको हम इसी फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें कल के फॉर्मेट में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, पावर है, पावर इनटू टाइम। देखो, पावर इनटू टाइम हमने क्या बताया था, आपको एनर्जी बताया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, या हम कह सकते हैं पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, तीन फॉर्मूला आप इसके केस में याद रखना। अब यहाँ से आपसे ये पूछ लेता है, चौथा पॉइंट ये है कि आपकी रजिस्टर क्या होगा, रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी अगर आपको पावर दे दी जाए, एनर्जी दे दी जाए, पावर दे दी जाए, या करंट दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, आर इक्वल्स टू ई अपॉन आई स्क्वायर टी, यही निकलेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को याद रखना। कैसे फॉर्मूला आए हैं आपके, कैसे बने हैं, तो वो भी हमने आपको बता दिया, किस तरीके से आपके ये फॉर्मूला डिराइव होके आए हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखा देते तो कहीं ना कहीं आपको
इनको याद करना पड़ता और याद करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती। तो आप देख लो कि किस तरीके से फॉर्मूला हमारे ड्राइव होके आए हैं या हमने किस तरीके से इनका डेरिवेशन किया है। तो रजिस्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/I²RT। ठीक है, तो ये रजिस्टर हो गया। अब इतने पॉइंट आप नोट कर लो, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं रजिस्टर की। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट लिख लो। जैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है हम जानते हैं, जूल होती है। और I²RT ये क्या हो जाएगी, आई की करंट आई है तो करंट आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। टी क्या है हमारा, टाइम है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, एक तो यूनिट ये हो जाएगी इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और दूसरी एक यूनिट होती है रजिस्टर की, ये यूनिट होती है, याद रखना, यूनिट ओम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ओम को। तो एक यूनिट ये है। ठीक है, तो ये इनको नोट कर लो सारे पॉइंट को। फिर हम लिखाते हैं कि रजिस्टर का बेसिकली क्या करता है ये रजिस्टर। नोट हो गया, चलिए अब इसमें लिख लीजिए रजिस्टर में, हेडिंग डाल के वही इसमें लिखिए रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस लिखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एलिमेंट किसी सर्किट में, रेजिस्टेंस एलिमेंट किसी सर्किट में, किसी सर्किट में वह प्रॉपर्टी होती है, वह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, वह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जो जो सर्किट में, जो सर्किट में प्रवाहित करंट, प्रवाहित करंट, प्रवाहित करंट को या प्रवाहित करंट को अवरोध, अवरोध या अपोजिशन जिसको कहते हैं, अपोजिशन, अपोजिशन या अवरोध पैदा करती है, पैदा करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रजिस्टर हमारी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जो हमारी क्या करती है, जो करंट होती है या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, यानी कि उनको फ्लो होने से हमेशा अपोज करता है, अवरोध उत्पन्न करता रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा उतनी ज़्यादा क्या होती है, उस केस में हीट हमारी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, उतनी ज़्यादा हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक पॉइंट और है इसमें। अब हम जानते हैं कोई जब रजिस्टर होता है तो रजिस्टर के केस में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। क्योंकि ज़्यादा अपोजिशन अगर करंट को करोगे तो उस केस में हमारा वायर हीट होने लगता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारा वायर है या जो तार है
बहुत हीट कर जाता है। तो बेसिकली हीट करने का मतलब क्या है कि करंट हमारी उसका रजिस्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये करंट को अपोज करता है। तो जब करंट को अपोज करने का मतलब क्या है, इसको बहने से रोकता है। तो उस केस में हमारा जो वायर होगा वो हीट हो जाता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। यही कारण है कि हमारा वायर गर्म हो जाता है। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये तो रजिस्टर के बारे में हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट डालिए, इंडक्टर। इंडक्टर। अब इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर का हमने रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे बताया था कि अगर हम क्या करें, एक वायर को लें और इस तरीके से इसको कुंडली की फॉर्मेट में बना दें, यानी कि कॉइल के फॉर्मेट में बना दें, तो ये हमारा कहलाता है इंडक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टर कहलाता है। अब इंडक्टर बेसिकली क्या है, जैसे हमने क्या किया, अगर जितनी ज़्यादा आपकी ये कुंडली होगी उतना ही क्या होगा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें ज़्यादा है। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब जानते हो, चुंबकत्व एक तरीके से। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, हाँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कब होगा, जब हम जानते हैं कोई वायर हमारा कोयल के फॉर्मेट बना है, उसमें करंट अगर हम फ्लो कर रहे हैं, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, हमारा फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स आपने सुना होगा। तो ये फ्लक्स इससे लिंक करता है, जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ही क्या होगा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट कब कैसे आता है, करंट के फ्लो होने से किसी भी कोयल में, उसमें हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडक्टर होता है ये डिजाइन की क्या करता है, तो इंडक्टर जो होता है ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब क्या है, जैसे अगर एनर्जी की बात करें तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो मान लिया अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर, ये मान लेते हैं ई है हमारी एनर्जी, और ये इंडक्टर में मान लिया ई एल है। ई एल हमने मान लिया कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, तो वो कितनी करेगी, 1/12, ऐसे लिख लो, हाफ एल आई स्क्वायर। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला इस केस में, इंडक्टर के केस में। ठीक है, तो इतनी बात है आप याद रखना इसमें। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारा फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब फ्लक्स जो डिपेंड करता है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, क्योंकि हमने करंट अगर फ्लो की तो करंट पे ही हमारा डिपेंड कर रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं, इसका रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है, मान लिया ये फ्लक्स है, ये क्या है, एक फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ऐसे मान लो फ्लक्स, इसको ब्रैकेट में लिख लो। फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। ये हमारी क्या है, करंट है, ये करंट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम क्या करेंगे अगर हम क्या करें इसमें, हम आपसे कहें कि अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई, एल इंटू आई। ठीक है, तो फ्लक्स यानी कि इसमें जितना फ्लक्स लिंकेज करेगा, जितनी करंट होगी, फ्लक्स जितना लिंक करेगा उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगी।
तो फ्लक्स लिंकेज को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो इतना लिख लो। तो यहाँ से अगर हम बात करें एल, एल हमारा क्या है, इंडक्टर है। तो एल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइल पे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स, एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, ये जो हमारा फ्लक्स है, मान लीजिए कॉइल है, एक मिनट का, ये मान लिया हमारी कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। तो बेसिकली जो फ्लक्स जो डेवलप होगा इसमें, ये फ्लक्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स के लिंकेज पे, यानी कि जितना फ्लक्स हुआ इस कोयल में, जितना लिंक करेगा, लिंक करने का मतलब इसमें जुड़ेगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा या चेंज होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, हम लिख लो इसे, फ्लक्स लिंकेज, हम इसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स लिंकेज को। तो ये फ्लक्स लिंकेज प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के, ठीक है, फ्लक्स के, ये क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स जितना लिंक करेगा कोयल में वही फ्लक्स लिंकेज कहलाएगा। अब ये अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और फाई। तो बेसिकली हमारा जो एन है, ये एन हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोयल को, नंबर ऑफ टर्न, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न। अब नंबर ऑफ टर्न का मतलब क्या है, कि इस कोयल को हमने जितनी बार टर्न किया, एक टर्न हो गया, दो टर्न हो गया, तीन टर्न हो गया, चार टर्न हो गया। तो जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, यानी कि कुंडली जितनी ज़्यादा होगी, टर्न का मतलब क्या है, कुंडली, हिंदी में लिख लो, कुंडली। तो जितना ज़्यादा कुंडली होगा, उस केस में उतनी ही हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स लिंकेज डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ टर्न पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन के आ गया, फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो एन फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो एक तो ये हम रिलेशन यहाँ से देख लेंगे। अब जो बेसिकली हम जानते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज है, ये जो फ्लक्स लिंकेज है, मान लिया फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये फ्लक्स लिंकेज बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट आप फ्लो कराओगे उतना ही फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, इसमें अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, एक इक्वेशन हमारे मान ली ये बन गई, और एक इक्वेशन दो दूसरी डाल दो, इसको वन डाल दो, इसको टू डाल दो, फ्लक्स लिंक। ठीक है, तो इस केस में अगर हम क्या करें कि इनको इक्वल कर दें, किसको, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसको एन फाई इक्वल टू एल आई कह सकते हैं। ठीक है, एल आई कह सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली अगर हम रिलेशन देखें कि हमारा जो एल है, जो एल है वो एल क्या निकलेगा, एन फाई अपॉन आई। तो एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। ठीक है, यानी कि एल जो है इंडक्टर है, वो क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पे, फ्लक्स पे और जो करंट पे। ठीक है, तो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, देखो तीनों चीज़ें हैं, करंट फ्लो की, फ्लक्स हमारा डेवलप हुआ। अब ये फ्लक्स डेवलप होने पे कितना फ्लक्स इसमें लिंक कर रहा है, वो हमारा फ्लक्स लिंकेज कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारा कहलाता है इंडक्टर। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर अभी कुछ और पॉइंट इसमें बताते हैं। नोट हो गया, चलो। अब जैसे हमने बताया कि हमारा जो इंडक्टर है वो क्या निकला है, एल इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी हमारी, एल आई इक्वल टू एन फाई। तो यहाँ से हमने एल निकाला तो हमारा निकला एन फाई अपॉन आई, ये रिलेशन निकला। ठीक,
ये रिलेशन निकला, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। तो ये मान लिया हमारा एक इंडक्टर है। अब इस इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज आपसे पूछा जाए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज जो बेसिकली हमारा डिपेंड करता है वो हमारे फैराडे एक लॉ है, फैराडे लॉ के हिसाब से निकलता है। फैराडे लॉ हमारा क्या कहता है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा या कोयल में, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, उतना ही हमारा फ्लक्स इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो जैसे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज होगा, ये होता है हमारा एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारा लेंज लॉ पे डिपेंड करता है। नेगेटिव टर्म किस पे डिपेंड करता है, लेंज लॉ। तो ज़्यादा विशेष डिटेल में ना जाओ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। केवल आप समझो कि जो वोल्टेज हमारा इसके अक्रॉस बनता है वो हमारे फैराडे लॉ के हिसाब से बनता है। फैराडे लॉ जितना फ्लक्स लिंक करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उतना ही हमारा क्या होगा, वोल्टेज इसके अक्रॉस डेवलप होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो बस, और ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर कंफ्यूज होगे। चलो इतने पॉइंट याद रख लो। नोट कर लिया। अब ये हमारा इंडक्टर के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है हम देखते हैं वो है हमारा कैपेसिटर। तो बेसिक बेसिक चीज़ें देख लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिक ही आपके में दिया गया है। डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे फिर। तो ये है नेक्स्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर हेडिंग डालो। अब जो कैपेसिटर होता है बेसिकली इसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, इसको एक इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दो प्लेट को हम इस तरीके से अगर दिखा दें तो ये हमारा कहलाता है कैपेसिटर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ठीक है, तो ये आपसे बना लो ऐसे। तो ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये जो एनर्जी स्टोर करता है, ये हमारी एनर्जी कौन सी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जबकि इंडक्टर हमारी कौन सी एनर्जी स्टोर करता था, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता था। तो यही बेसिक डिफरेंस है इसमें। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये कैसे डेवलप होता है, बनता कैसे है, तो ऐसे समझिए कि मान लिया हमने एक कोई अगर हम ऐसे सपोज करें कि ये हमारा क्या है, कोई मटेरियल है, दो प्लेटें मान लेते हैं ऐसे, और इसके क्रॉस हमने अगर वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होने से हमारे क्या होते हैं, इसमें आयंस डेवलप हो जाते हैं, और आयन डेवलप होने के कारण ही हमारा क्या होता है, इसके जितना प्लेट के बीच में गैप होता है उसमें हमारे आयंस डेवलप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से हमारा कैपेसिटर की प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में ही हमारे क्या है, चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इन चार्ज के बेसिस पे ही हमारा क्या होता है, कैपेसिटर डेवलप हो जाता है या कैपेसिटर बनने लगता है। जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। अब ये कैसे होता है, ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, ये होता है हमारा चार्ज। तो ये हमारा कैपेसिटर है मान लिया।
ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे। तो चार्ज हम प्लस माइनस हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, चार्ज से। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज। यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, ऐसे समझ लो कि चार्ज जो है, चार्ज हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू से। क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के। ठीक है, यानी कि चार्ज प्रोपोर्शनल है जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही हमारा क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी और वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, सॉरी क्यू अपॉन बी। सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, इतना पॉइंट आपने नेट याद करो, रख लो नोट करना। एक ये पॉइंट याद करना है कि कैपेसिटर और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है। तो Q इक्वल टू सी वी होता है। Q इक्वल टू सी वी से हम कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, बेसिकली ये कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। जबकि हमारा इंडक्टर था, वो कैसी एनर्जी स्टोर करता था, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता था। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एनर्जी कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी मान लेते हैं, चाहे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे चलो ई से ही रिप्रेजेंट करो। ई सी का मतलब क्या है, हमारा कंडक्ट कैपेसिटर में एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होगी, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज। तो आपसे कैपेसिटर के केस में आपको एनर्जी पूछी जाए, यहाँ से चाहे डब्ल्यू भी लिख लो, क्योंकि डब्ल्यू से भी किसी किसी बुक में दे देता है। ठीक है, तो डब्ल्यू भी एनर्जी होता है, दोनों चीज़ें लिख लो। तो इस तरीके से, ये क्या हो गया, तो इस तरीके से हमारा ये दो फॉर्मूले याद रखो कि कैपेसिटर हमारा क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये, हाफ सी बी स्क्वायर। तो बेसिकली जो हमारा कैपेसिटर होता है कब बनता है जी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज क्यू मतलब क्या है, लिख लो यहाँ पे, क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज। ठीक है, इसको हम आवेश कहते हैं। तो जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये सीधे डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। तो जब हम Q इक्वल टू सी वी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा C आ जाएगा, ये जो हमारा कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन के आ जाएगा कि C इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है। बस इतने चीज़ें याद रखना है इसमें। एक पॉइंट चाहे और लिख लो, हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये लिख लो कि जो करंट होती है हमारी कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर करंट की बात करें कैपेसिटर में, तो वो करंट क्या होती है, आई इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, भले इसको याद ना रखना। तो इतने पॉइंट आप इसमें याद रखो। तो ये तीनों एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज हमने दे दी है आपको। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर। तो इस तरीके से ये हमारे सारे एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, फिर ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। फिर हमारे कुछ सर्किट को सॉल्व करने के लिए थ्योरम्स आती हैं, वो देखेंगे। अब
सिलेबस पहले हम आपका देखें तब बताएं कि क्या क्या कवर करना है। सर हाँ बताओ अब। सिलेबस का पीडीएफ डाल दो सर। पीडीएफ